मुंबई से बारामती सिर्फ 45 मिनट की फ्लाइट, लेकिन वो 45 मिनट महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के लिए आखिरी 45 मिनट बन गए। 28 जनवरी 2026 सुबह 8:45 बजे चार्टर्ड लीयरजेट 45 XR प्लेन रनवे से थोड़ी ही दूर पहले क्रैश हो गया। 5 लोग मारे गए, सब कुछ खत्म सिर्फ 36 सेकंड्स में। लोगों को लगता है कि ब्लैक बॉक्स मिला, मानो कोई पेन ड्राइव मिल गई। उस पेन ड्राइव को बस अब लैपटॉप में लगाना है और सामने स्क्रीन पर HD में क्रैश की वीडियो चल जाएगी, खेल खत्म। लोगों के दिमाग में सूबे उभर रहे हैं कि क्या अजीत पवार का प्लेन पॉलिटिक्स के चलते जानबूझ के क्रैश तो नहीं करवाया गया, क्या कुछ छुपाया जा रहा है। Mamata Banerjee, the first big leader who has expressed some doubt about the circumstances of the crash, saying that there are people who told me that he was going to leave the Mahayuti fold. तो 100 बात की एक बात यह है कि एक्सीडेंट के बाद मिली हुई हर डेड बॉडी एक कानूनी पेच है जिसपे करोड़ों का दावा ठोका जा सकता है। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 अटलांटिक ओशन के बीच में क्रैश हुई थी। वो ब्लैक बॉक्स समंदर की 3900 मीटर की गहराई में चला गया था, यानी कि टाइटैनिक जितना नीचे। ऑलमोस्ट 2 सालों तक अंडर वाटर रोबोट्स और सोनार से ढूंढा गया। उस एक ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन की वजह से पूरी दुनिया में 387 प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया गया। बोइंग को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, कंपनी के शेयर्स 20% गिर गए। अब ये बात तो सही है, लेकिन इससे ज्यादा सही बात यह है कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ब्लैक बॉक्स वो भी तुरंत मिल गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हो गई, लेकिन हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर न्यूज चैनल पर वो ही एक सवाल घूम रहा है कि डेटा कहां है, क्रैश का एग्जैक्ट रीजन क्या है, या फिर सच में इतना नॉर्मल है कि ब्लैक बॉक्स हाथ में आने के बाद भी एग्जैक्ट रीजन पता करने में कई कई महीने और सालों साल भी लग जाते हैं। आज की इस 3D वीडियो में हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को साइड में रख के सीधे एविएशन इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल्स और उसकी टेक्निकल सच्चाइयों के बेसिस पर समझेंगे कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद भी ब्लैक बॉक्स में से डेटा निकाल के प्लेन का एग्जैक्ट एक्सीडेंट रीजन जानने में इतना टाइम आखिर लगता क्यों है। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन एक्सीडेंट की रिपोर्ट आने में भी कई महीने और लगेंगे। कोबी ब्रायंट हेलीकॉप्टर क्रैश की रिपोर्ट आने में भी 1 साल से ज्यादा लगा। इनफैक्ट हर प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आने में महीनों तो लग ही जाते हैं। तो चलो समझते हैं कि AI और 5G के जमाने में ब्लैक बॉक्स हाथ में आने के बाद भी सच बाहर आने में इतना टाइम क्यों लगता है। फर्स्ट लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले उस मिथ को तोड़ते हैं जो इस सारे कंफ्यूजन की जड़ है। लोगों को लगता है कि ब्लैक बॉक्स मिला, मानो कोई पेन ड्राइव मिल गई। उस पेन ड्राइव को बस अब लैपटॉप में लगाना है और सामने स्क्रीन पर HD में क्रैश की वीडियो चल जाएगी, खेल खत्म। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और सारी गड़बड़ यहीं से ही शुरू होती है। पहली बात तो ये कि ये ब्लैक नहीं ब्राइट ऑरेंज होता है ताकि मलबे में दूर से दिख जाए। ये बात तो अब वैसे भी काफी लोग जानने लगे हैं, लेकिन असली मुद्दा रंग का है ही नहीं, मुद्दा है अंदर के डेटा का। इसके अंदर कोई MP3 या एक्सेल फाइल नहीं है जो कोई भी खोल ले। पर अगर वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं, तो फिर क्या है? तो इसके अंदर जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो रॉ बाइनरी कोड्स में होता है, यानी कि जीरोस एंड वंस। सिर्फ जीरोस और वंस की एक बहुत लंबी उलझी हुई स्ट्रीम। सोचो एक ऐसी लैंग्वेज जिसे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही पढ़ सकते हैं। ब्लैक बॉक्स के अंदर जो डेटा होता है इसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये प्लेन का दिमाग है। ये 1000 से भी ज्यादा चीजें रिकॉर्ड करता है। हर सेकंड इंजन का टेम्परेचर, पंखों का एंगल, हीट, हाइट, केबिन प्रेशर, ऑटो पायलट ऑन था या ऑफ, पायलट ने कौन सा बटन कब दबाया, सब कुछ। मतलब प्लेन की हर एक हरकत इस FDR में कैद होती है। और दूसरा हिस्सा है CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये प्लेन के कान है। ये कॉकपिट की आखिरी 2 घंटे की हर आवाज रिकॉर्ड करता है। पायलट्स की बातें, अलार्म्स की घंटी, इंजन की आवाज, यहाँ तक कि उनकी सांसों की आवाज भी। मतलब ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालना ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने लैपटॉप पे लगाया और डेटा निकाल लिया। इसे डिकोड करने के लिए एक स्पेशल हार्डवेयर चाहिए। प्लेन बनाने वाली कंपनी जैसे बम्बार्डियर या सेस्ना, उनका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि ऑब्वियसली पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मतलब जैसे तुम्हारे फोन का पासवर्ड सिर्फ तुम्हें पता है, वैसे ही हर प्लेन मैन्युफैक्चरर जैसे बोइंग, एयरबस, बम्बार्डियर एक्सेट्रा अपना स्पेशल सॉफ्टवेयर रखते हैं जो सिर्फ उन्हीं के ब्लैक बॉक्स को डिकोड कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इसे एयरप्लेन की पर्सनल की समझो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कैलिब्रेशन टेबल्स चाहिए जो ब्लैक बॉक्स के उन जीरोस और वंस को असली मतलब दें। कैलिब्रेशन टेबल्स का मतलब ऐसे समझो कि मान लो तुम्हें एक कोड मिला 01010101। तुम्हें यह पता नहीं कि यह कोड टेम्परेचर है, स्पीड है या ऑल्टीट्यूड है। तो कैलिब्रेशन टेबल बेसिकली एक डिक्शनरी है जो बताती है कि यह कोड का मतलब क्या है। जैसे मोर्स कोड को समझने के लिए एक चार्ट चाहिए, वैसे ही ब्लैक बॉक्स के कोड्स को समझने के लिए ये टेबल्स चाहिए। ये सारा तामझाम सिर्फ AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जैसी एक्सपर्ट लैब्स में ही मुमकिन है। AAIB भारत सरकार की इंडिपेंडेंट बॉडी है और इनका काम
काम ही प्लेन एक्सीडेंट्स की अनबाइज्ड इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी को बचाना या फंसाना नहीं। AAIB इसलिए इतना क्रेडिबल है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इनका पूरा प्रोसेस सिस्टमैटिकली ऑपरेट होता है। डेटा इधर उधर बिखरा हुआ नहीं होता और हर चीज ट्रेसेबल होती है। जब डेटा अलग अलग जगह बिखरा होता है तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि कौन जिम्मेदार है, किसने डिसीजन लिया, एरर कहां हुआ। इसीलिए सीरियस कंपनीज एक इंडिपेंडेंट और सेंट्रलाइज सिस्टम यूज करती हैं, जैसे Odoo। सो बेसिकली Odoo एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है अपनी डेली बिजनेस एक्टिविटीज सिंपल बनाने में। बिलिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट्स, इन्वेंटरी या फिर वेबसाइट बनाना हो, सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर हो जाता है। Odoo के प्रोजेक्ट ऐप में तुम अपना पूरा प्रोजेक्ट एक नजर में देख सकते हो, कौन सा काम चल रहा है, कौन सा अटका हुआ है और कौन सा कंप्लीट हो चुका है। तुम टास्क बना सकते हो, हर टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन असाइन कर सकते हो, प्रायोरिटी, डेडलाइन और टैग्स सेट कर सकते हो और काम को छोटे छोटे सब टास्क में तोड़ सकते हो। टीम के साथ रियल टाइम कोलैबोरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स, नोट्स, फाइल्स, सब कुछ एक ही जगह। कॉल्स, मीटिंग्स और रिमाइंडर्स सिस्टम के अंदर ही शेड्यूल होते हैं और काम देखने के भी ऑप्शंस मिलते हैं। कैनबन व्यू में टास्क स्टिकी नोट्स की तरह मूव होते हैं। गैंट व्यू में पूरी टाइमलाइन दिखती है और लिस्ट व्यू में सारा डेटा सीधा एक जगह। Odoo मॉडर्न बिजनेसेस की सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखी है, अभी की अभी क्लिक करें। खैर, वापस आते हैं एविएशन इन्वेस्टिगेशन पर। अब यहाँ तक ये कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ आती है कि ये कोई USB ड्राइव नहीं है, पर मान लो अगर बॉक्स एकदम सही सलामत मिला, बाहर से एकदम चकाचक, फिर इतनी देरी किस बात की होती है? अगर बॉक्स अनडैमेज्ड है फिर तो डेटा निकालना आसान होना चाहिए ना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बॉक्स बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखे, असल कहानी अंदर की मेमोरी चिप्स की होती है। ये बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सियस की आग और 3400 जी फोर्स का इम्पैक्ट झेलने के लिए बनाए जाते हैं। 3400 जी फोर्स इतना ज्यादा है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में कोई भी इंसान 5 से 6 जी पर ही बेहोश हो जाता है और 15 से 20 जी सस्टेन फोर्सेज भी फैटल हो सकती है। तो 3400 जी तो इंस्टेंटली जानलेवा होगी। इतने मजबूत प्रोटेक्शन के बाद भी एक्सट्रीम केसेस में डेटा डैमेज हो सकता है, एक्सट्रीम हीट से मेमोरी चिप्स का स्ट्रक्चर अफेक्ट हो सकता है या मैसिव इंपैक्ट से इंटरनल कनेक्शंस डैमेज हो सकते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 का क्रैश। वो क्रैश जो जानबूझकर किया गया था। इसका CVR तो मिल गया था पर FDR की सिर्फ आउटर केसिंग ही मिल पाई थी, अंदर की मेमोरी चिप गायब थी। महीनों बाद एक इन्वेस्टिगेटर को वो छोटी सी चिप पहाड़ों में मिट्टी में धसी हुई मिली, पूरी तरह जली हुई और मुड़ी हुई। लेकिन फिर इस क्रैश का डेटा मिला कैसे? तो बस यहीं पर अब फॉरेंसिक सर्जरी का काम शुरू होता है। टेक्नीशियन को बहुत सावधानी से फिजिकली इन चिप्स को निकालना पड़ता है, उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे साफ करना पड़ता है। मतलब ब्लैक बॉक्स से प्लेन एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीजन निकालना एक डिफिकल्ट डेटा रिकवरी है, कॉपी पेस्ट नहीं। और इसमें हफ्तों या कभी कभी महीने भी लग सकते हैं सिर्फ डेटा को सही सलामत बाहर निकालने में। अब ये बात तो सही है, लेकिन इससे ज्यादा सही बात ये है कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। साइकोलॉजी में इसे प्रीमेच्योर क्लोजर कहते हैं, जब हमारा दिमाग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से ही कंक्लूजन बना लेता है। इसके साथ ही आता है कंफर्मेशन बायस। हम सिर्फ वो फैक्ट्स देखते हैं जो हमारी पहली थ्योरी को सपोर्ट करे, और जब मीडिया इनकम्प्लीट FDR डेटा रिलीज कर दे तो पब्लिक अपने कॉग्निटिव शॉर्टकट्स यूज करती है और गलत नैरेटिव्स बन जाते हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स पहले कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि अगर AAIB FDR डेटा का सिर्फ एक हिस्सा रिलीज कर दे, जैसे कि अगर कोई डेटा दिखाएगी प्लेन की हाइट अचानक गिरी, ये बात अगर FDR रिलीज कर दे तो अननेसेसरी हेडलाइंस बनने लग जाएंगी कि अरे प्लेन गिरने लगा था, पायलट का कंट्रोल खो गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिना मतलब का हंगामा मच जाएगा। और ये हंगामा मचाते वक्त न्यूज हेडलाइंस बेचने वाले लेमैन इंसान को इस बात की समझ ऑब्वियसली नहीं होती है कि हमें CVR के बिना क्यों का जवाब मिल ही नहीं सकता है। सिर्फ ये सुन लेना काफी नहीं है कि प्लेन की हाइट अचानक गिरी थी। आगे जो सवाल पैदा हो रहे हैं वो भी तो जरूरी है ना। क्या पायलट ने कोई गलती की? क्या कॉकपिट में कोई मैकेनिकल फेलियर का अलार्म बजा था? क्या सामने अचानक कोई पक्षी आ गया था? इसलिए बिना CVR के कॉन्टेक्स्ट के FDR का डेटा सिर्फ एक नंबर है, कहानी नहीं। और अगर ये रॉ डेटा पब्लिक को दे दिया ना तो तबाही मच जाएगी। यूट्यूबर्स प्लस सो कॉल्ड इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट और फर्जी एक्सपर्ट्स उस डेटा का जो मतलब निकालेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। FDR में ऑल्टीट्यूड का एक नंबर ऊपर नीचे हुआ तो सबके अपने अपने फालतू के स्पेकुलेशंस होंगे। कोई कहेगा इंजन ब्लास्ट हो गया, कोई कहेगा कुछ हो गया, जबकि असलियत में वो सेंसर की सिर्फ एक मामूली गड़बड़ हो सकती है। इन शॉर्ट, ऐसी अननेसेसरी जल्दबाजी से सिर्फ केओस फैलता है और ऐसी ऐसी फालतू की अफवाहें मार्केट में फैलती हैं कि असल जांच पर से लोगों का भरोसा ही उठ जाता है। तो टेक्निकल वजह है और कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है। इसलिए ब्लैक बॉक्स से डेटा निकाल के प्लेन एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीजन बताने वाला काम इतना ज्यादा डिले हो जाता है। ये बात तो समझ आती है, पर क्या कोई कानूनी दबाव भी है? क्या कोई इंटरनेशनल रूल्स भी हैं जो इन अथॉरिटीज को चुप रहने पर मजबूर करते हैं? इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है, पूरी दुनिया में ICAO NX13 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो होता है और इंडिया भी इस प्रोटोकॉल को मानने के लिए लीगली बाउंड है। इसके पीछे कुछ कड़वे सच हैं और सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल इज लीगल लायबिलिटी, यानी कि कानूनी मुकदमेबाजी का डर, कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट के तुरंत बाद अथॉरिटीज ये बताने से डरती हैं कि प्लेन
एक्सीडेंट के क्रैश का रीजन एग्जैक्ट क्या था, इस बात की गहराई को समझो। सोचो अगर जांच पूरी होने से पहले ही इनिशियल डेटा के इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर कह दिया कि प्लेन एक्सीडेंट पायलट की गलती की वजह से हुआ है, तो पायलट का परिवार और उनकी यूनियन सरकार और अथॉरिटीज पर मानहानि का केस ठोक देंगी। अगर कह दिया कि मेंटेनेंस में कमी थी तो एयरलाइन सू करेंगी। अगर कहा कि डिजाइन में खराबी थी तो एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी सू कर देगी। तो 100 बात की एक बात यह है कि एक्सीडेंट के बाद मिली हुई हर डेड बॉडी एक कानूनी पेज है जिसपे करोड़ों का दावा ठोका जा सकता है। एंड मोर इंपोर्टेंटली सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बिजनेस इंप्लीकेशंस भी हैं। अगर जांच पूरी होने से पहले ये कह दिया जाए कि प्लेन के डिजाइन में कोई खराबी थी तो उस कंपनी के उस मॉडल के हजारों प्लेन्स को दुनिया भर में ग्राउंड करना पड़ सकता है। दस उस कंपनी के शेयर्स धड़ाम से गिर जाएंगे। और ये कोई ऐसी वैसी सिर्फ हवाई बात नहीं है। 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस 302 के क्रैश में जब ब्लैक बॉक्स डेटा एनालाइज हुआ तो पता चला कि बोइंग 737 मैक्स के MCAS सिस्टम में खराबी थी। उस एक ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन की वजह से पूरी दुनिया में 387 प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया गया। बोइंग को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, कंपनी के शेयर्स 20% गिर गए और एविएशन इंडस्ट्री में नए सेफ्टी रूल्स बन गए। बस एक ब्लैक बॉक्स और पूरी कहानी ही बदल दी। उसके अलावा इंश्योरेंस का भी मामला होता है। सिर्फ एक मेजर प्लेन एक्सीडेंट के पीछे हजारों करोड़ों के इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं। प्लेन का, पैसेंजर्स का, ग्राउंड पे हुए नुकसान का। इंश्योरेंस कंपनियां एक एक पैसा देने से पहले A to Z एकदम क्रिस्टल क्लियर कारण जानना चाहती हैं और जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती तब तक कोई पैसा रिलीज नहीं होता है। प्लस एक और पहलू है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, दैट इज प्राइवेसी और इमोशंस। मैं यहाँ पे बात CVR की कर रहा हूँ। देखो CVR में पायलटों के आखिरी शब्द होते हैं, उनका तनाव, शायद उनके आखिरी पलों की चीखें। दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में CVR की ऑडियो पब्लिक को नहीं सुनाई जाती है। ये उन एक्सीडेंट में मारे गए लोगों की प्राइवेसी और उनके परिवार की भावनाओं का सम्मान करने का एक तरीके का इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। अब जानना तो ये भी जरूरी है ना कि असल में एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है ब्लैक बॉक्स से डेटा निकाल के प्लेन एक्सीडेंट के क्रैश का एग्जैक्ट रीजन बताने में। क्या बाकी के देश हमसे आगे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी कि कोबी ब्रायंट के हेलीकॉप्टर क्रैश की रिपोर्ट आने में भी 1 साल से ज्यादा लग गया था। तो डेफिनेटली ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि ये कोई भारतीय सुस्ती नहीं है। ये सोच लेना कि बाकी देशों में तो ब्लैक बॉक्स से एक्सीडेंट का डेटा निकाल के सिर्फ 2 दिनों में उस हादसे के एग्जैक्ट रीजन के साथ रिपोर्ट आ जाती होगी, ये एक मिथ है। कोबी ब्रायंट के केस में 13 महीने लगे थे। एयर एशिया का जो क्रैश हुआ था उसकी रिपोर्ट 12 महीनों में आई थी और नेपाल का जो येती एयरलाइंस का क्रैश हुआ उसका सिर्फ डेटा समझने में 10 से 12 हफ्ते लग गए थे। तो एक रियलिस्टिक टाइमलाइन कुछ इस तरीके से है और स्टेप बाय स्टेप ये होता है कि सबसे पहले तो डे 0 से डे 10 तक सबसे पहला काम होता है ब्लैक बॉक्स को रिकवर करना, उसको सेफली लैब तक पहुंचाना और उससे डेटा निकालने की कोशिश शुरू करना। इट्स ट्रू कि कई बार तो ब्लैक बॉक्स रिकवर करने में ही काफी दिन लग जाते हैं। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश की वो भयानक आफ्टर मैथ तस्वीरें याद है ना? देखा था ना कि क्या खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, कैसे प्लेन का हिस्सा मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग में घुस गया था। बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सीडेंट के जस्ट बाद ऐसे सामने ही ऊपर पड़ा नहीं मिल जाता है ब्लैक बॉक्स, उसको डेड बॉडीज में से निकाल के ढूंढना, प्लेन के इतने भयानक मलबे में से निकालना ढूंढना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने में भी टाइम लग ही जाता है और यहाँ तक कि कभी-कभी ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने में ही सालों लग जाते हैं। साल 2009 में एयर फ्रांस फ्लाइट 447 अटलांटिक ओशन के बीच में क्रैश हुई थी। वो ब्लैक बॉक्स समंदर की 3900 मीटर की गहराई में चला गया था, यानी कि टाइटैनिक जितना नीचे। ऑलमोस्ट 2 सालों तक अंडर वाटर रोबोट्स और सोनार से ढूंढा गया, तब जाके ब्लैक बॉक्स मिल पाया था। और जब मिला तब पता चला कि एक्सपीरियंस्ड पायलट्स भी कंफ्यूजन में कैसे गलत डिसीजंस ले सकते हैं। डे 10 तक का बता दिया ना। अब अगले 2 से 4 हफ्तों में CVR, FDR, ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग यानी मौसम की रिपोर्ट्स, प्लेन के मेंटेनेंस लॉग्स, इन सबको एक साथ मिलाना और सिंक करना पड़ता है। सिंक करने का मतलब इतना माइन्यूट है कि सेकंड बाय सेकंड मैच करना पड़ता है। जैसे CVR में अगर पायलट ने 10:15 और 20 सेकंड पर कहा इंजन 2 इज फेलिंग, तो इन्वेस्टिगेटर्स को FDR में जाकर देखना होगा कि ठीक उसी सेकंड पर इंजन में पैरामीटर्स में एग्जैक्टली क्या बदलाव आया था। फिर उसे ATC रिकॉर्डिंग से भी मिलाना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये एक बहुत बड़ी पहेली जोड़ने जैसा है, तो इसमें कम से कम 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है। इसके बाद वीक 4 से वीक 8 के बीच यानी कि करीबन 30 से 45 दिन बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है। अजीत पवार के केस में भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और ये रिपोर्ट सिर्फ फैक्ट्स बताती है, कारण नहीं। मतलब कि प्लेन कहां से उड़ा, कहां पहुंचा, मौसम कैसा था, बस ये सब। और फाइनल लीगली वेटेड डिटेल्ड रिपोर्ट जिसमें क्रैश का कारण और फ्यूचर रिकमेंडेशंस होती हैं, उसे आने में 6 से 12 महीने या कभी-कभी उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। पर इस पूरे सिस्टम को देख के एक सवाल मन में आता है कि आज 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI के जमाने में क्या ये सब कुछ पुराना नहीं हो गया? क्या ये सारा का सारा डेटा रियल टाइम में ग्राउंड पे स्ट्रीम नहीं किया जा सकता ताकि बॉक्स ढूंढने का झंझट ही खत्म हो जाए? तो सुनो और ध्यान से सुनो कि बात यह है कि ये सवाल एविएशन इंडस्ट्री में सालों से डिस्कस हो रहा है। इसे स्ट्रीमिंग ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इसके फायदे साफ हैं। अगर कोई प्लेन जैसे MS-370 समंदर में गायब हो जाए तो इसका डेटा तुरंत मिल जाएगा। बाय द वे, इस लॉन्ग वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि MS-370 के गायब होने की पूरी कहानी क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, जाके जरूर देखना। एनीवेज, स्ट्रीमिंग करने से प्लेन का डेटा तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन इसके चैलेंजेस भी बड़े साफ हैं। जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज है बैंडविड्थ और कॉस्ट। सोचो
सोचो दुनिया में किसी भी एक टाइम पर हजारों प्लेन्स हवा में होते हैं और हर प्लेन हर सेकंड हजारों पैरामीटर्स का डेटा जनरेट कर रहा है। इस सारे डेटा को बिना रुके रिलायबल तरीके से स्ट्रीम करने के लिए जो सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बहुत महंगा होगा। और दूसरा बड़ा मुद्दा है डेटा सिक्योरिटी का। अगर ये डेटा स्ट्रीम हो रहा है तो इसे हैक भी तो किया जा सकता है ना। कोई हैकर प्लेन के लाइव डेटा से छेड़छाड़ कर सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी तो है पर उसे इंप्लीमेंट करना अभी प्रैक्टिकल नहीं है। अभी के लिए फिजिकल ब्लैक बॉक्स जो इतना मजबूत है कि वो हर हादसे में बचा रहता है वो ही सबसे रिलायबल सॉल्यूशन माना जाता है। तो कुल मिलाकर ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालकर एग्जैक्ट रीजन का पता लगाने की ये जो चुप्पी है ये कोई साजिश नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। एक बेहद जरूरी और डिसिप्लिन्ड प्रोसेस जो जल्दबाजी पर नहीं बल्कि एक्यूरेसी पर चलता है। वो बात अलग है कि महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार के केस में अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि वो साजिश है कि नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये पूरा केस फिलहाल सीआईडी को सौंप दिया है और वो लोग ही इसकी जांच नॉन टेक्निकल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के एंगल से कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स डेटा को रिकवर करके प्लेन एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीजन बताने में जो लेट हो जाता है उस लेट हो जाने को साजिश से जोड़ देना ये बात सही नहीं है। आई होप तुम लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि फाइनल ट्रूथ इज एविएशन में प्रायोरिटी इमीडिएट ट्रांसपेरेंसी नहीं एक्यूरेट ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर जांच में वक्त लग रहा है तो इसका मतलब है कि क्रैश बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या फिर डेटा काफी हद तक डैमेज हो चुका है और वो आधा अधूरा सच बाहर नहीं फेंकना चाहते जिससे पॉलिटिकल हंगामा खड़ा हो जाए। सच को बाहर आने में वक्त लगता है क्योंकि भले ही सच कितना भी सिंपल हो लेकिन सच तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो कभी सिंपल नहीं होता। दस ये इंपॉर्टेंट वीडियो हम सबको एक बहुत गहरे सवाल पे छोड़ देती है कि इस इंस्टेंट न्यूज और 24/7 अपडेट की दुनिया में जहां हमें हर मिनट एक नई हेडलाइन चाहिए, उस दुनिया में सच को खोजने का ये धीमा मेथोडिकल तरीका क्या ये टूटा हुआ सिस्टम दिखाता है या फिर एक ऐसा सिस्टम जो हम सब की सेफ्टी और सच्चाई के लिए एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए था। फिर से याद दिला दूं, अपने बिजनेस में उडू का प्रोजेक्ट एप्लीकेशन अभी इनकॉर्पोरेट करो। खैर, इस वीडियो पर क्लिक करके अभी की अभी समझो कि इंडिया में हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से मौतें कैसे हो रही हैं।